है उसकी बात कर रहा जी है जी जी कि आसियान के साथ उसने वो समझौता किया और नतीजा ये हुआ कि वो देश जो है वो देखते रह गए, इसने उनके बाजारों पर भी कब्जा कर लिया और उनको इंटरनेशनल मार्केट से भी खदेड़ दिया। और उसके बाद 20 साल बाद चीन ने उस पीरियड का इस्तेमाल किया अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने को, अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ाने को। और आज हालत ये है कि उन सब आसियान देशों के ऊपर वो दादागिरी यहां तक कर रहा है कि उन्हें अपने समुद्र में पैर रखने की इजाजत नहीं दे रहा है। विजय, मेरा सवाल कुछ थोड़ा सा हटके था उसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में कि जिस तरह से चीन भारत के प्रति, चाहे वो दब्बूपन कहें या ढुलमुल रवैया कहें यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कि हमने लगा कहीं न कहीं चाइना के सामने, चीन के सामने में सरेंडर कर दिया और हमारे घरेलू उद्योग धीरे धीरे समाप्त होते चले गए, यहां बेरोजगारी बढ़ती गई, वहां के लोगों को रोजगार मिलता गया। इस परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी सरकार की नई नीति क्या होगी? वो जनपरक होगी या राष्ट्रपरक होगी या नहीं लगी? क्या लगता है आपको? हाँ, हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो 65 अरब डॉलर का व्यापार हो रहा है उसमें भारत का निर्यात चीन को सिर्फ 17 अरब का है और जो चीन का है वो 38 का है जी, तो 48 का है। तो इतना बड़ा जो अंतर है 34 अरब डॉलर का, यानी 65 करोड़ अरब में से आपको 34 अरब डॉलर या 31 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है, आप उसको सुधारेंगे कहां पर? जी, सुरेश जी कुछ बात करना चाहिए। विजय क्रांति जी, आपको ये नहीं लगता कि देखिए आज के दिन होली हो या दिवाली हो, हर जगह चाइनीज गुड्स आपको मिलते हैं, चाइनीज ब्रांड मिलते हैं। अब जब तक करप्शन नहीं रुकेगा, जब तक ऑफिशियल प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, हमारी इंडस्ट्रीज कैसे सर्वाइव करेगी? आजकल लोग इंडस्ट्री लगाते हैं तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि करप्शन में कितना पैसा लगाया जाए। जब करप्शन से ही शुरुआत होगी तो कैसे हमारी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव होंगी? तो यहां नरेंद्र मोदी का जो रोल है, जिस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की वो बात कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारी इंडस्ट्रीज चाइना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? क्या ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो बहुत छोटे स्तर पर हैं, उनको क्यों चाइना से लानी पड़ती है? क्यों हम इकोनॉमिक ऑफ स्केल इंडिया में अचीव नहीं कर पाते? ये बहुत बड़ा इश्यू है चाइना के साथ। हाँ दीपिका जी, जैसा कि विजय जी ने कहा, सुरेश जी ने कहा, आपकी सरकार क्या उस ऑप्टिमम टेम्परेचर तक लाएगी देश की विदेश नीति को भारत चाइना के संबंध में, स्पेशली भारत के इंटरेस्ट में, कि यहां जो है जो कई हजार उद्योग बंद हो गए पिछले 10 वर्षों में? जी बिल्कुल। जब आपने देखा होगा कि कल जब नरेंद्र मोदी जी ने परसों लोकसभा में राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया और उससे पहले भी हर एक उसमें अपने भाषण में वो बोलते आए हैं, जब से उन्होंने शपथ लिया और पहले भी चुनावी भाषणों में भी ये बोलते आए हैं कि उनको जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ये बात जानते हैं कि करप्शन ने हमारे देश में नस नस को उसने नस नस में जहर डाल दिया है। और जैसे कि सुदेश जी ने कहा कि एक वन ऑफ द मेजर रीजंस हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है देश में, बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है और चाइनीज प्रोडक्ट्स क्योंकि सस्ते और कॉम्पिटिटिव रेट्स में उन्होंने मार्केट में इन्वेशन कर दिया है, तो हमारे देश की अपनी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई है और करप्शन इज वन ऑफ द रूट कॉजेज ऑफ दैट। वो अपनी जगह ठीक है जी। यूसुफ जी, करप्शन एक कारण है, लेकिन वैदेशिक मामलों में एक जो दोनों देश का सौहार्दपूर्ण संबंध है, सीमा है, दोनों की परस्पर जो इतिहास है, सब कुछ निर्भर करता है कि हमारे संबंध कैसे थे, कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। यूसुफ जी, अभी जो अभी हम चीन से थोड़ा हम चले यूरोपियन यूनियन की तरफ या भारत अमेरिका संबंध की तरफ, जो भी अभी उस पर कोई खुलासा इन्होंने नहीं किया है, अध्ययन जारी है, उस पर कुछ न कुछ करेंगे आने वाले दिनों में, चाहे नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, अफ्रीकन कंट्रीज है, तो उस ये जो तमाम जो आज की जो स्थिति है, भारतीय बाजार, जो विश्व के कई देश भारत को बाजार समझते हैं, तो क्या लगता है नरेंद्र मोदी की नई नीति जो विदेश नीति है, इसको बाजार नहीं एक्सपोर्ट वाले अंदाज में आ पाएगा देश? कैसे आ पाएगा? जो भी सुदेश जी ने सवाल उठाया, जो भी विजय क्रांति जी ने सवाल उठाया कि भाई 67 हजार करोड़ का अगर बिजनेस हो रहा है और हम सिर्फ 17,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। दिवाली हमारे यहाँ मनाई जाती है, दिवाली की जो सजावट की चीजें वो चाइना से बन के आ रही हैं, होली हमारे यहाँ खेली जाती है, होली की पिचकारी और रंग चाइना से बन के आ रहे हैं, मेहंदी और सिंदूर हमारे यहाँ की क्या संस्कृति का अंग है, और सिंदूर की डिब्बी और मेहंदी के कोन चाइना से बन के आ रहे हैं। हम मुसलमान लोग हज करने जाते हैं सऊदी अरब में, वहां पर सारा देखिए पूरा मार्केट चाइना से पटा पड़ा है, तो आप उस लेवल पर चाइना से मुकाबला कर नहीं सकते। उसकी एक बेसिक सोच है, चाइना की जो आबादी है, चीन की जो आबादी है, वो हमारी आबादी से ज्यादा है,
उसने क्या किया, अपनी आबादी को बोझ नहीं समझा बल्कि उसको मानव संसाधन समझकर उसको ह्यूमन रिसोर्स समझा और उसने घर घर पे रोजगार मुहैया कराया। हमारी सोच है, हम अपनी आबादी को ही बोझ समझते हैं, जबकि हमारे पास जितने लोग भूखे सोते हैं उससे ज्यादा अनाज सड़ जाता है, वो हम गरीबों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। हमारी नीयत ही खराब है, समाज का जो लोगों की नीयत खराब है। गरीबों को बीपीएल और एपीएल और अंत्योदय का जो खाना जाता है 80% तो ब्लैक मनी हो काला बाजारी में चला जाता है, मुनाफाखोरी हो जाती है, जमाखोरी हो जाती है। तो जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तो अकेला नरेंद्र मोदी क्या कर लेंगे इसमें? नरेंद्र मोदी ने बात कही थी, उस चीज पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम 125 करोड़ लोग हैं, 125 करोड़ लोग अगर एक कदम रोजाना चलेंगे तो 125 कदम देश आगे चलेगा। लेकिन क्या 125 करोड़ 125 करोड़ आगे चलेगा? तो 125 करोड़ लोग क्या एक साथ एक कदम आगे चलने के लिए तैयार है? क्या हम लोग अपनी मुनाफाखोरी की? और इसमें देखिए गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आता है। अब बात आई करप्शन की। करप्शन वाकई बहुत बड़ा इशू है। उसमें जो जेन्युइन काम होने चाहिए लोगों को वो काम नहीं होते। लोगों को फोटो, अपनी मार्कशीट को फोटो अटैच कराने के लिए पैसा देना पड़ता है, अपने डॉक्यूमेंट अटैच कराने के लिए। तो सवाल यह है कि हमने अपनी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो हमारे और जो छोटे धंधे थे, उनको तो कर दिया बिल्कुल चौपट, सब लोग बेरोजगार हो गए। तो पहले उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, हम अपना को मजबूत करें, तब तो हम किसी के साथ बैठकर बराबरी की बात कर सकते हैं। अच्छी बात कही है, बड़ी बात कही अमित जी। ये लग रहा है जो बातें यहां निकल के सामने आ रही है कि पिछले 10 वर्षों में जो देश की हालत और हालात हैं भारत के, उसके लिए कांग्रेस की सरकार कहीं न कहीं जिम्मेवार रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया। सभी नेता अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहे और देश को ना बंटाधार कर दिया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय बाजार है उसमें कहीं ना कहीं चीन का आधिपत्य है। और जैसा कि उसके कारण उसके कारण क्या लगता नहीं है? सीधा सवाल है कि आपकी सरकार रही, कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार रही जो आज देश की हालात है। देखिए, हमने भी लघु उद्योग पर ध्यान दिया, बेरोजगारी पर ध्यान दिया, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हों जिसकी वजह से हम वो चीज अचीव ना कर पाए जो हमने सोची थी। और शायद जनता ने उन चीजों को समझा और हमें इस बार समर्थन अपना नहीं दिया। अब बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी को समर्थन दिया है कि वो इन समस्याओं से जूझ पाएंगे। और सीधी सी बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब के हित पे वो चुन के आए हैं। अब देखना यह है कि सिर्फ बातें जो ये विपक्ष में रह कहा करते थे वो बातें साकार रूप में ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे, ये चीज मेन है। अब आज वो भूटान के दौरे पर जा तो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चीन भूटान को अपना केंद्र बनाकर भारत को डोमिनेट करना चाहता है, उस पर क्या विचार विमर्श करते हैं? नहीं, मैं इसमें तो ये बात को भूटान शांतिप्रिय देश है। आज की तारीख में भूटान पर ऐसा किसी का कब्जा नहीं, ना किसी का कोई हस्तक्षेप है, ये बता दें आपको। और भूटान के साथ भारत के बड़े प्रगाढ़ रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, आत्मीय रिश्ते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं चीन उसको अपना केंद्र बनाना चाहता है। नहीं, जिस तरह से बात आई थी शुरुआत में, हालांकि अब काफी बदलाव हुआ है कि कश्मीर को अमेरिका जो है बफर स्टेट बना करके भारत पाकिस्तान दोनों में रखना चाहता है। हालांकि अब स्थितियां बदली है, काफी परिस्थितियां चेंज हुई है, उस प्रकार की वो बात थी। लेकिन आज की तारीख में सुदेश जी जो स्थिति बनी है, जो चीन की बात कह रहे हैं, ये हमारे विजय जी भी हम जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज की स्थिति में जो अमित जी ने बात कही, लगता है कि चीन नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद उस स्थिति में होगा जो कि वो साल भर या 6 महीने पहले था। देखिए, चाइना से मैं विजय क्रांति जी की बात से यहां तक सहमत हूं कि चाइना को देखना चाहिए सबकी निगाह से, लेकिन चाइना पर कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आज वो नहीं है। देखिए, वो जमाना चला गया, 1971 का जमाना भी चला गया जब इंडिया ने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया गया, और 62 का भी जमाना चला गया जब चाइना ने इंडियन आर्मी को पीछे ढकेल दिया था। आप एक छोटे से कंट्री पर नहीं अटैक कर सकते हैं, आप फोर्स नहीं यूज कर सकते हैं, वो जमाना चला गया। आज इकोनॉमिक पावर कौन है, और इंडिया जो है बहुत जल्दी चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा, जो इसका ह्यूमन पॉपुलेशन है, और क्योंकि उसका ग्रोथ रेट चाइना का ह्यूमन पॉपुलेशन नीचे जा रहा है, तो हमारा एडवांटेज हमारा यूथ है, वो चाइना नहीं है। तो इंडिया का नेचुरल एडवांटेज है, उसको आप बिल्ड करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, आप अगर चाइना आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे पहले आप पैसा खर्च करते हैं इंटरप्रेटर हायर करने में, क्योंकि आपको चाइनीज लैंग्वेज नहीं, वो तो मोदी जी ने काम कर दिया ना कि आप इंटरप्रेटर यहां भी लाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे हमारा एडवांटेज क्या है, क्यों आज आईटी सेक्टर में लोग आउटसोर्स कर रहे हैं इंडिया को, नेचुरल एडवांटेज है इंग्लिश लैंग्वेज का। लेकिन चाइना इतना तेजी के साथ अंग्रेजी सीख रहा है कि कल कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि सारा जो है पूरा, क्योंकि वहां चीप लेबर है, अगर वहां चाइना चला, अपने एडवांटेज को बरकरार रखना और चाइना को अगर जाके समझना है, चाइना में ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो चाइनीज लैंग्वेज।
लेकिन सुनिए, चाइना में तकनीक का जो चाइना में तकनीक डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे निकल गया है, उसकी वजह सारी चीजें इनोवेशन में हो रही हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप किया है, और जितनी फैक्ट्रीज है, जितनी बड़े भी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वो सब अगर चाइना में ढूंढते हैं जगह बनाने के लिए, तो चाइना ने उसके लिए एक माहौल बनाया है। वो माहौल हम लोग अभी अपने यहाँ क्रिएट लेकिन इसमें ऐड करना चाहूंगा यूसुफ जी जो बोल रहे हैं। मैं आपको बताऊं यूसुफ जी, गुजरात का जो एक्सपीरियंस है, जैसे देखिए छोटी सी बात है राकेश जी, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आपको ब्यूरोक्रेसी से डील करना पड़ेगा, वो चाइना से डील करना पड़ेगा। जो सिर्फ एक ग्रेजुएट होगा, यूपीएससी एग्जाम दे दिया, आईएएस ऑफिसर बन गया है, बहुत पावर रखता है। आप भले एंटरप्रेन्योर होइए, अपने एनर्जी से आप पैसा पैदा करना चाह रहे हैं, लेकिन स्टेट आपके साथ सौतेला रवैया करता है। सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ता है, आपको जमीन कॉस्टली मिलती है, आपको चीप फाइनेंसेस नहीं मिलते, तो आप कहां से बिजनेस करेंगे? ये सब चीजें, जैसे आप गुजरात जाते हैं, जो एक मॉडल डेवलप हुआ कि बिजनेसमैन जाता है तो उसको इज्जत मिलती है। वहां ब्यूरोक्रेट आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप आइए इन्वेस्ट करिए। जब तक वो माहौल नहीं बनता है, हमारे यहां के भी जो बिजनेसमैन है वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वो भी दूसरे कंट्री में जाएंगे जहां उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिले। वो बात ठीक है, लेकिन जहां तक वैदेशिक नीति का मामला है दीपिका जी, चीन है, अमेरिका है, दो प्रायोरिटी में रखा है नरेंद्र मोदी जी ने। दोनों अपने आप में महाशक्ति है, उसके अलावा और भी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, वो ब्राजील की बात है। तो इसके अलावा आपको लगता है कि अमेरिका से जो दोस्ती है भारत की, कैसी दोस्ती होगी? हालांकि वह 2016 में चुनाव है और आज 2014 है, तो आने वाले 2 वर्ष जो है ओबामा के साथ इनके किस तरह के रिश्ते होंगे, कितने अच्छे डेवलप हो पाएंगे? देखिए राकेश जी, जैसे कि मैंने बताया था कि पिछले कोई 5-7 सालों से 8 सालों से मान लीजिए, जब से ओबामा आए हैं, भारत के प्रति जो अमेरिका का रवैया है वो ज्यादा संवेदनशील नहीं रहा है। और जिस प्रकार से भारत ने उम्मीद की थी अमेरिका से कि खास तौर पर टेररिज्म के मामले में भारत की हेल्प करेगा, और जो ट्रेड जो है इंडो अमेरिकन का, जिस प्रकार से ओबामा सरकार की नीतियां रही हैं, जो हमारा जो आईटी का जो सेक्टर है वहां पे उन्होंने अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण उसको रोकने की उन्होंने कोशिश की। तो ओबामा सरकार पिछले अपने दोनों टर्म से उन्होंने भारत के प्रति जिस प्रकार से जॉर्ज वॉशिंगटन फेवरेबल थे, ओबामा की सरकार भारत के प्रति फेवरेबल नहीं थी। और खास तौर पे जो मोदी जी के प्रति निज रवैया रहा गुजरात को लेके अमेरिका का, तो वो फेवरेबल नहीं था। परंतु लेकिन अमेरिका में ओबामा की जो एक उनका जो अपना ग्रुप बना, उनको जो एक उनके साथ जितने सलाहकार थे उसमें 80% जो है गुजराती थे। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक कारण भी, यही एक बहुत बड़ा मूल कारण था कि अमेरिका की जो थिंकिंग है भारत के प्रति, जैसे ही नरेंद्र मोदी का प्रोजेक्शन मीडिया में आना शुरू हुआ कि ही इज गोइंग टू, भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस एंड मोदी इज गोइंग टू इलेक्शन, ही इज लाइकली टू बी दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो अमेरिका ने एक सडन जो यू टर्न लिया है, और बहुत ड्रास्टिक यू टर्न लिया है कि अमेरिकन एम्बेसडर गुजरात में अपॉइंटमेंट लेके गए, वहां उनसे मिलने के लिए उन्होंने समय लिया, उनसे ये बात अलग है कि ममता बनर्जी नहीं मिली उनसे। जी नहीं, वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, वो अलग है। ममता जी ने हाल में पार्लियामेंट में कहा है कि हम आपके मित्र हैं और हम आपको मित्रता की तरह, अमेरिका के संबंध में बोल रहा हूं मैं, अमेरिका के संबंध में बात कर रहा हूं। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही मैं कहती हूँ बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो एक चाइना के साथ और अमेरिका के साथ एक अलग तरीके से वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वो देना चाहते हैं ड्यू टू वेरियस डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल एंड इकोनॉमिक रीजंस। और मैं चाइना के प्रति आपको एक बात और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं हमारे भारत के कैबिनेट, वो अरुणाचल से हैं। वो भी एक बहुत सोची समझी पॉलिसी के तहत किरण रिजिजू जी बिल्कुल जी। और क्योंकि अरुणाचल बहुत सेंसिटिव स्टेट है। और दूसरी बात यह है कि कल ही अनाउंस हुआ था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके 100 किलोमीटर्स ऑफ दैट अराउंड 80 to 100 सड़कें बनेंगी, और साथ में वहां पे ब्रिजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन सेटलमेंट उसके आसपास वो करना चाहते हैं। तो एज फार एज चाइना इज कंसर्न, हम नरेंद्र मोदी इज वेरी पर्टिकुलर कि 2 क्षेत्रों में चाइना के साथ डील करना है। नंबर 1
जो आंतरिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है और बाहरी क्षेत्र। जो एक इकोनॉमिक लॉप साइडेड पॉलिसी है चाइना के साथ, जहां जिसको हम कहते हैं ट्रेड इम्बैलेंस, जहां पे उसका ट्रेड सरप्लस है, हमारा नेगेटिव है, उसको करेक्ट करना है और वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से होगा, करप्शन फ्री एनवायरमेंट से होगा। और साथ में जो बाउंड्री का मामला